जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है दोस्तों, और इसका एग्ज़ाम जो हमारा वह 7 अगस्त से होने वाला है। और हम लोग जो दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा, जो कि हमारे प्रिय गुरु जी रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है, उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन। और आप सभी ने अगर इस पीडीएफ को नहीं डाउनलोड किया है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और एक बात और दोस्तों, कि अगर आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सारे नोट्स का क्यूज के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि 15 तारीख से हम लोग डेली चैप्टर वाइज उसका क्यूज जो है और सब्जेक्ट वाइज क्यूज करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम तक पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था। काकोरी केस यानी काकोरी कांड दोस्तों, तो आप सबको पता है कि काकोरी कांड जो है 9 अगस्त, कब, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ? 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर, जो कि लखनऊ के समीप पड़ता है, उस पर लगभग 10 क्रांतिकारियों जैसे अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना को लूटा था। और उसी उसी को बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत, किसकी, उन्हीं सभी क्रांतिकारियों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक बचाव समिति का गठन किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले जगत नारायण मुल्ला की, तो जगत नारायण मुल्ला जो थे वह क्या थे, तो वह इस केस की पैरवी किए थे। कहाँ? इस केस की पैरवी ब्रिटिशों की तरफ से किए थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला अगला ऑप्शन हमारा मोहनलाल सक्सेना। तो मोहनलाल सक्सेना जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लेखक एवं राजनीतिज्ञ थे, जो संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो वर्ष 1942 में। कब? वर्ष 1942 में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। हुआ क्या था दोस्तों, तो वर्ष 1942 में मेदिनीपुर में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। भारत छोड़ आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस का बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। यह 1942 में हुआ था। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही कौन, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग हो गए थे। कहाँ भाग गए थे? और सबको जेल में किसके तहत बंद किया था, तो ऑपरेशन, कौन सा, तो ऑपरेशन 0 आवर चलाकर सभी प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। महात्मा गांधी को कहाँ बंद कर दिया गया था दोस्तों, तो महात्मा गांधी को वो कहाँ बंद किया गया था, आप लोग कमेंट करके बताएं। और क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद को कहाँ, तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 1940 में क्या हुआ था दोस्तों, तो 1940 में पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था उसको भारत शासन अधिनियम के द्वारा कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। अगला है, कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों, तो सर जॉर्ज वारले, यह जो दोस्तों हस्तक्षेप नीति के समर्थन थे, और इन्होंने अपने कार्यकाल में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, जैसे चल रहा था वैसे ही इन्होंने चलने दिया। बात कर लें लॉर्ड मिंटो की, इसका जो आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा लॉर्ड मिंटो की। तो लॉर्ड मिंटो को दोस्तों सांप्रदायिक का जनक कहा जाता है। क्या? सांप्रदायिक का जनक कहा था। इन्होंने ही 1909 ईस्वी में, कब, 1909 ईस्वी में मुस्लिमों को, भारत में मुसलमानों को पर अलग वोट डालने का जो है अधिकार दिया गया था इन्हीं के शासनकाल में। बात कर ले लॉर्ड कर्नवालिस की, तो लॉर्ड कर्नवालिस का शासनकाल कब से कब था दोस्तों, तो लॉर्ड कर्नवालिस का शासनकाल जो है 1813 से 23 तक है। कब? 1813 से 23 तक है। और इन्होंने दोस्तों क्या क्या था, नहीं माफ़ कीजिएगा, 1886 1786 से 1793 तक है। और यह सिविल सेवा के जनक हैं। और जिनका मुख्यालय इनका जो है क्या बोलते हैं, स्मारक कहाँ दोस्तों, तो इनका जो स्मारक है वह कहाँ है, तो यह
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। बात करें लॉर्ड हेस्टिंग्स की, तो इसका कार्यकाल जो है 1813 से 1823 ईस्वी में, और इसने दोहरी शासन व्यवस्था को लागू किया था। द्वैध शासन का संबंध इनसे है। नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन था? तो नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का जो संपादक था दोस्तों, वह कौन था? तो वह तो जो था सो V.N. मांडलिक था। कौन? V.N. मांडलिक। इन्होंने 1864 ईस्वी में, कब? 1864 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में इसका जो है संपादन किया था। अगला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष प्राप्त हुए? तो अलंकृत हाथी के जो अवशेष है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो दोस्तों चंदहुदड़ो से प्राप्त हुए। कहाँ? चंदहुदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बात कर ले चंदहुदड़ो की, तो चंदहुदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? तो चंदहुदड़ो की खोज 1934 ईस्वी में, कब? 1934 ईस्वी में गोपाल मजमूदार के द्वारा किया गया था। किसने? 1934 में गोपाल मजमूदार के द्वारा किया गया था। एवं इसका उत्खनन जो है 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था। तो बात कर लें दोस्तों चंदहुदड़ो से क्या क्या मिला है। तो चंदहुदड़ो से लिपस्टिक, 4 पहियों के छाक, कंघा कंघा, ये सब जो है दोस्तों चंदहुदड़ो से मिला है। वहीं दोस्तों अगर बात कर ले हम लोग मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये सब जो दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला है। वहीं बनावली की बात कर ले दोस्तों, तो बनावली से मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के ताम्रपन और हल की आकृति जो है यह बनावली से मिला है। इसको भी आप ध्यान पर। रंगपुर से क्या मिला दोस्तों? तो रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, ताकि और सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा परिवार जो है और बड़ा हो सके, ताकि इसी तरह का डिस्कशन और सॉल्यूशन सेट जो है हम आप लोग के लिए लेकर आते रहें। किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? तो देवल अभियान, अरोर अभियान और सेहबन अभियान, सभी का संबंध जो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम से है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त बदलने का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम जो दोस्तों यह बोधायन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बोधायन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बोधायन का जन्म जो है दोस्तों 800 ईसा पूर्व में हुआ था, एवं इनकी मृत्यु जो है 740 ईसा पूर्व में हो गई थी। और यह जो दोस्तों एक प्रमुख गणितज्ञ थे। अगला है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हम सबको पता है दोस्तों कि आर्यभट्ट जो दोस्तों एक गणितज्ञ, एक ज्योतिष शास्त्र थे, जिन्होंने त्रिकोणमिति जैसे की रचना की थी। नागार्जुन की बात कर ले दोस्तों, तो नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा भी है। इन्होंने हिंदी और मैथिली भाषा में कई सारी रचनाएं लिखी हैं। कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध है? तो दिल्ली के चिराग के नाम से जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो कौन है? तो चिश्ती नसरुद्दीन मोहम्मद। कौन? चिश्ती नसरुद्दीन मोहम्मद जो है यह दिल्ली के चिराग के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले चिश्ती परंपरा में प्रथम संत जो दोस्तों उस्मान सिरुआ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। यानी कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने किया? तो मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती ने। वहीं दोस्तों बात कर ले निजामुद्दीन औलिया कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया जो है दोस्तों यह बाबा फरीद के शिष्य थे। क्या? बाबा फरीद। और बाबा फरीद कौन थे दोस्तों? तो बाबा फरीद के कारण ही दोस्तों भारत में चिश्ती संप्रदाय को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और बात कर ले शेख बुरहानुद्दीन गरीब। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो था इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को फैलाया था। शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया था? तो शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जो है वह अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा
वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें अमेरिका से, तो अमेरिका से क्या लिया गया दोस्तों, तो अमेरिका से संविधान संविधान अमेरिका का दोस्तों सबसे पहले लिखित संविधान जो है वो अमेरिका की लिया गया है, मतलब बनाया गया है। बात करें फ्रांस से, तो फ्रांस से भारतीय संविधान में क्या क्या प्रस्तावना में क्या क्या लिया गया है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। तो बता दें, भारतीय संविधान में फ्रांस जो है भारतीय क्रांति से, फ्रांस की क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, उससे 3 शब्द लिए गए। ये कौन कौन लिए गए आप लोग कमेंट करके बताएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले चित्तरंजन दास की, जो चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में, कब 1923 ईस्वी में स्वराज पट्टी का गठन किया गया था, और इनके सहयोगी जो थे कौन थे, मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था, तो तीर्थंकर मल्लीनाथ का जन्म जो है दोस्तों ये मिथिला में हुआ था। कहाँ, मल्लीनाथ का जन्म मिथिला में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों यह जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हुआ करते थे। और इसका सबसे रोचक बात यह है दोस्तों कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इन्हें स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग जो है इन्हें पुरुष मानते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 19 मल्लीनाथ किसमें केवल क्रम के जन तीर्थंकर हैं, तो ये 19वें तीर्थंकर के हैं। वहीं दोस्तों बात कर ले अगर नेमिनाथ की, तो नोमीनाथ जो है ये 21वें तीर्थंकर है। कौन 21वें तीर्थंकर है, एवं इनका मतलब प्रतीक चिन्ह जो है वह हाथी है। क्या, हाथी। वहीं दोस्तों बात कर ले अगले अजीतनाथ की, तो अजीतनाथ जो है ये दूसरे तीर्थंकर हुए हैं। कौन, दूसरे तीर्थंकर हुए हैं, और इनका चिन्ह जो है दोस्तों यह हाथी है। क्या, हाथी है। माफ कीजिएगा दोस्तों, शीतनाथ का जो चिन्ह है नेमिनाथ का, यह दोस्तों नीलोपथ है। क्या, नीलोपथ, माफ कीजिएगा। शीतलनाथ का क्या है दोस्तों, तो शीतलनाथ 10वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक वस्त्र था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना दोस्तों 1906 में हुई थी। कब, 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही होता। 1906 में और क्या हुआ था दोस्तों, तो 1906 में ही मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो डिस्कशन बोलेगा तो डिस्कशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका डिस्कशन प्राप्त कर सकते हैं। 13 नंबर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वह -4 हो जाएगा। क्या, -4। वहीं 14 नंबर को सॉल्व करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हमारा हो जाएगा। वहीं 15 नंबर को सॉल्व करें तो इसका जो आंसर वह डी हो जाएगा। 16 नंबर को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर है वह ए हो जाएगा दोस्तों। वहीं 17 नंबर को सॉल्व करिएगा तो 17 नंबर को सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो 884 रुपया। वहीं 10वां है 18 नंबर है 10n-1 हमेशा 11 से विभाजित कब होगा, जब n एक सम संख्या हो, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वह 125 आ जाएगा। वहीं 20 नंबर को सॉल्व करेगा तो 20 नंबर को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी यानी 33.3 आ जाएगा। 21 नंबर को सॉल्व करेगा दोस्तों तो 21 नंबर को सॉल्व करें तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी हो जाएगा। 22 नंबर को सॉल्व कर दे इसका जो आंसर आ जाएगा वह डी हो जाएगा। 23 नंबर को सॉल्व करेगा तो 23 नंबर को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर है माफ कीजिएगा 23 नंबर क्या कह रहा है, तत्वों के रासायनिक गुण व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य विषय में कौन सा कथन असत्य है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कम होती है। नहीं दोस्तों, यह कथन जो हमारा गलत है, बाकी सारा का सारा कथन जो है यह सही है। तो पढ़ देख लेते हैं क्या क्या कथन बोल रहा है। किसी तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व की संयोजकता निर्धारित होती है। हाँ, यह सही है दोस्तों। किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आवर्त सारणी में उस तत्व के वर्ग के बराबर होती है। हाँ, यह भी कथन सही है दोस्तों। एवं विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो तो उसके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। हाँ, यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न हमारा, सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका का पीएच मान जो है 2.4 होता है। कितना, 2.4। वहीं दोस्तों बात कर ले 7.4 किसका पीएच मान होता है, तो 7.4 जो है रक्त का होता है। किसका, रक्त का होता है।
कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन? तो कपूर में वायु का विलयन जो है दोस्तों ये कैसा विलयन है? तो यह ठोस में गैस का विलयन है। किसका? ठोस में गैस का विलयन है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। गैस में गैस का विलयन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गैस में गैस का विलयन की बात कर ले तो वायु, ये जो दोस्तों गैस में गैस का विलयन है। वहीं दोस्तों द्रव में गैस का विलयन की बात कर लें तो द्रव में गैस का विलयन जो हमारा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा जल में CO2 का विलय। जल में CO2 का विलय, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होगा द्रव में गैस का विलयन हो जाएगा। ठोस में द्रव का विलयन, तो ठोस में द्रव का विलयन की बात कर लें तो पारा जो है यह ठोस में द्रव का विलयन है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है? तो बेरियम का अयस्क कौन हो जाएगा हमारा? तो बेराइट हो जाएगा। क्या? बेराइट, जिसका फार्मूला होता है BaSO4। यह जो दोस्तों बेरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लें जिंकाइट किसका अयस्क है? तो जिंकाइट जो है यह जिंक का, किसका? जिंक का अयस्क है। वहीं दोस्तों बात कर ले सिल्वोनाइट्स, यह किसका है? तो यह सोना का अयस्क है। किसका? सोना का अयस्क है। एवं कैक्लोमाइट जो है दोस्तों यह किसका है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। तो लोहे में लगा जंग जो है तो रासायनिक रूप से फेरिसेफिक ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा वह सही हो जाएगा। जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसका सूत्र होता है Fe2O3XH2O। ये होता है इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र। और लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जो दोस्तों कैसी प्रक्रिया है? तो यह जो है रासायनिक प्रक्रिया। कैसे? रासायनिक प्रक्रिया। वहीं दोस्तों अगर पूछ ले कि लोहे को जंग रहित बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे को जंग रहित बनाने के लिए, यानी कि उस पर जंग नहीं लगे, उसके लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्रोमियम का प्रयोग। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो है वह पानी के बीच अभिक्रिया करके एसिटिलीन का निर्माण करता है। किसके? एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीठे शीतल पेयजल यानी सॉफ्ट ड्रिंक में का प्रमुख घटक क्या है? तो इसके पहले हम लोग देखे थे सॉफ्ट ड्रिंक में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें मीठे जल में, तो मीठे जल में कार्बनिक एसिड और चीनी जैसे तत्व शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित खनिजों में किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? तो सिलिका जो होता है दोस्तों वह क्वार्ट्ज में होता है। किसमें? क्वार्ट्ज में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म, इसका सूत्र क्या होता है रासायनिक सूत्र? तो SiO2 होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। सांड के शुक्राणु को रखा जाता है। तो सांड के शुक्राणु को दोस्तों वह तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नाइट्रोजन के निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल में एनहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है? तो एनहाइड्रेट के रूप में जो जाना जाता है वह N2O5 जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में से माना जाता है? तो हरित क्रांति का शुरुआत जो है दोस्तों वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कितनी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जिसका कार्यकाल दोस्तों 1961 से 66 है। क्या? 1961 से 66 है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो कि किस मॉडल पर आधारित था? तो यह जो दोस्तों JD सैंडा और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो हरित क्रांति के जनक जो है भारत में किसे माना जाता है? तो भारत में स्वामीनाथन को माना जाता है। वहीं दोस्तों बात कर ले विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लें कि कोलकाता में किसका मुख्यालय है? तो कलकत्ता में जो मुख्यालय है वह राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय जो है कलकत्ता में। वहीं हैदराबाद की बात कर लें तो हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास का मुख्यालय है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई? तो भारत में औद्योगिक नीति जो है यह कब लाई गई? तो यह 1956 में लाई गई। कब? 1956 में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब की गई? सिडबी जिसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। महाजन समिति किससे संबंधित है? तो महाजन समिति का संबंध है दोस्तों वह चीनी उद्योग से। किससे? चीनी उद्योग से। वहीं दोस्तों बात कर ले वस्त्र समिति, तो वस्त्र समिति से प्रमुख जो समिति कौन है? तो वह सत्यम समिति। क्या? सत्यम समिति का संबंध जो है वस्त्र उद्योग से है। वहीं बैंकिंग सुधार से बात कर लें तो बैंकिंग सुधार से हमारा कौन सा हो जाएगा? तो गोपारिया समिति का संबंध जो है बैंकिंग सुधार से है। वहीं हथकरघा समिति की बात कर लें तो हथकरघा समिति का संबंध जो किससे होगा? तो मीरा सेठ समिति का संबंध जो है हथकरघा के विकास से है। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो पोर्टर बियर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के में की गई? तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना जो है दोस्तों यह किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, मतलब इसको गिनेंगे दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो दिए गए चित्र में कुल 25 त्रिभुज है। कितने? 25 त्रिभुज। इसका जो सही क्रम हो जाएगा वह बी हो जाएगा दोस्तों। 42 नंबर को सॉल्व करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 4 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा दोस्तों। अगला है डीआरडीओ का सर्वोच्च उपग्रह क्या है? तो डीआरडीओ सर्वग का दोस्तों यह एक मोबाइल निर्माण सेतु सुविधा है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। यह जो दोस्तों 100 मिनट में के भीतर 15 मीटर के चरणों में 75 मीटर तक की गीली या सूखी बाधाओं से निपटने के लिए सभी प्रकार की सैन्य यातायात को बहुमुखी ब्रिज समाधान प्रदान करता है। अगला है विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो विष के दांत के कहानी के लेखक जो है वो नलिनी बिलोचन शर्मा है। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले मैक्स मुलर की प्रसिद्ध पुस्तक, तो मैक्स मुलर के द्वारा जो लिखी गई है भारत से हमने क्या सीखा है? क्या? भारत से हमने क्या सीखा है। वहीं दोस्तों बात कर ले अमरकांत से, तो अमरकांत से हमने क्या सीखा है? तो अमरकांत से हमने सीखा है दोपहर का भोजन। अमरकांत का जो प्रमुख पुस्तक है वह दोपहर का भोजन एवं अशोक वाजपेयी का जो प्रमुख रचना है वह अभिनव है। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो कोई जो है दोस्तों यह क्या है? तो कोई जो है दोस्तों यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो होते हैं वो दोस्तों वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन वाच्य? तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे, तो जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध होता है उसे जो है दोस्तों विस्मयादक वाक्य कहा जाता है। क्या? विस्मयादक वाक्य। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जो दोस्तों प्रत्यय कहा जाता है। क्या? प्रत्यय। और यह जो है शब्द के अंत में जुड़कर उसका मीनिंग को बदल देता है दोस्तों। गुलाबो फूलों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है? तो फूल जो है इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा। कैसे? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, इस वाक्य में निश्चय वाचक सर्वनाम कोर्स है। तो इस वाक्य में दोस्तों निश्चय वाचक सर्वनाम जो है यह है। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है? तो आहा कितना सुंदर दृश्य है, इसमें दोस्तों विस्मय वाचक सूचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है
गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलनांक और दाब के संबंध में देखेंगे तो वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ने से उनका गलनांक बढ़ता है। हाँ दोस्तों, यदि कोई दाब पिघलने में प्रसारित होता है, अगर उस पर दाब बढ़ाया जाए तो उसका गलनांक बढ़ता है। वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित यानी पिघलने पर सिकुड़ते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम होता है। हाँ दोस्तों, ये भी कथन सही है। समान अशुद्ध भी मिलाने से गलनांक कम हो जाती है, तो सबको पता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह गलत हो जाएगा। विकिरण द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो यह जो दोस्तों निर्भर करती है किस पर? तो ध्वनिक, यह किस पर निर्भर करती है? तो वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर। किसके? वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, केवल धातु और उसके आसपास के वातावरण पर, वस्तु के पृष्ठ सब पर यह निर्भर करती है दोस्तों। अगला है, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनियां तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। यानी जब समान आवृत्ति के दो आयाम किसी या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि का ऊर्जा जो है पुनः वितरण हो जाता है, यानी अदला बदली हो जाता है। उसे उस घटना को ध्वनि का व्यक्तिकरण कहते हैं। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? तो वायुमंडलीय दाब की पहली बार जो गणना है वह वॉन ग्यूर्निक ने किया था। किसने? वॉन ग्यूर्निक ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर ले, वायु दाब को मापा किससे जाता है? तो वायु दाब को मापा जाता है बायोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। माफ कीजिएगा, बैरोमीटर से। और बैरोमीटर की खोज जो दोस्तों इटली के वैज्ञानिक टॉर्सिलिन ने की थी। किसने? टॉर्सिलिन ने। इसको भी आप ध्यान में रखेगा। अगला है, पृथ्वी के तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग होती है। तो कितनी होती है? तो इसकी जो होती है दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा, जिसे शॉर्ट रूप में पास्कल भी कह सकते हैं। रिक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यक्रम पिछले पाठ्यक्रम से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है? तो रिक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यक्रम जो है पिछले पाठ्यक्रम से 10 गुना अधिक पाठ्यक्रम को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर चलने वाले निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क है? तो वैश्विक स्तर पर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो बरगस जो कि कहाँ चलती है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में चलती है, यह जो है गर्म पवन। बाकी पापागाया, पेम्पेरो, जुरन ये सभी जो है दोस्तों वह ठंडी पवन है। अगला है, निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है? तो मृदा की आर्द्रता तो रुक जाती है। तो मल्स बनना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। मल्स क्या है दोस्तों? तो मल्स बनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की नमी बनाए रखने हेतु मिट्टी के ऊपरी परत पर कार्बनिक पदार्थ जैसे जैविक खाद, पुआल आदि से ढक दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी की संरचना, जल निकासी और पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता में सुधार हो सका। ऐसे ही मल्ल बनाना कहते हैं। अगला है, विश्व के प्रमुख नहरों कि उनकी अवस्थिति से सही सुमेल निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सू नहर जो दोस्तों ये इक्वाडोर में नहीं है, यह जो है कहाँ है? तो यह जो है सुपीरियल झील को ह्यूरन झील से जोड़ते हैं जो कि अमेरिका में है। यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी गोटा नहर स्वीडन में है, कील नहर जर्मनी में है, स्वेज नहर जो कि मिस्र में है दोस्तों। अगला है, निम्न में से किस घाटी को कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है? तो कारगिल कस्बे के लिए जो महत्व की घाटी है दोस्तों वह सुरु घाटी है। क्या? सुरु घाटी। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। मरखा घाटी की बात कर ले तो यह लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है जो कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग को प्रभावित करती है।
वही नुब्रा घाटी की बात कर ले दोस्तों, तो नुब्रा घाटी जो है सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी से निर्मित होती है। वहीं कश्मीर घाटी तो ये सबको पता है, महान हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणी में मध्य में स्थित है यह कश्मीर घाटी। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता के कारण क्या है, तो यह जो है उनकी ऊंचाई की भिन्नता, यानी दोस्तों शिमला जो है दोस्तों अधिक ऊंचाई पर है और अमृतसर जो है कम ऊंचाई पर है, जिसलिए इसी कारण दोस्तों उनकी तापमान में जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह जो है तिरुवनंतपुरम में, कहाँ, तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न है पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो दोस्तों ये जबलपुर में, कहाँ, जबलपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। बात कर ले जब भारत में, तो वर्तमान में भारत में 18 रेल मंडल है। कितने? 18 रेल मंडल हैं। वहीं दोस्तों हाजीपुर में किसका मुख्यालय है, तो हाजीपुर में जो मुख्यालय है वह पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, किसका, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। बिलासपुर में किसका मुख्यालय है, तो बिलासपुर में है दक्षिणी मध्य रेलवे का, दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिलासपुर में है। तो मुंबई में किसका मुख्यालय है, तो मुंबई में पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है मुंबई चर्च गेट में है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के विकास जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है, तो सबसे कम नगरीकरण जो दोस्तों वह समस्तीपुर में है। किस कहाँ हुआ, समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर ये जो हमारा वह सही हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार 96.5% जो जनता है दोस्तों वो बिहार की ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब बिहार छोड़ दे रहने दीजिए, अगला प्रश्न है बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंगा नदी, भारत में गंगा नदी जो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कोई बिहार के होते हुए बिहार के 12 जिलों से, कहाँ, बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है, जिसमें दोस्तों बिहार में इसकी लंबाई जो है 445 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांशतः विषाणु में क्या होता है, तो पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांशतः विषाणु में दोस्तों एकल रेशे आरएनए होते हैं। क्या, एकल रेशे आरएनए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है, वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क जो दोस्तों वह क्वेसर से प्राप्त होता है। किससे, क्वेसर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव नवीकरणीय नहीं है, तो जैव नवीकरणीय की बात कर लें तो चांदी की पन्नी जो है दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वैसे पदार्थ जिनमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन करके सरल पदार्थ में बदला जा सकता है उसे जैव नवीकरणीय कहा जाता है। तो चांदी की पन्नी को ऐसे नहीं बदला जा सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नियत तापी प्राणी है, तो नियत तापी प्राणी वैसे कहते हैं जिसको, वैसे जीव जिनका रक्त का तापमान जो है दोस्तों जलवायु के हिसाब से नहीं बदलता है उसे नियत तापी कहते हैं। और नियत तापी में दोस्तों कौन आते हैं, तो वह कौन कौन आते हैं, तो नियत तापी में जंतु आते हैं और सरीसृप आते हैं, तो ऑप्शन पक्षी आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। स्तनपायी जो है वह नियत तापी में आते हैं। एबी रक्त समूह में है, तो एबी रक्त समूह में जो दोस्तों वह एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, यही दोस्तों सही है, बाकी सारा का सारा जो है गलत है। बात करें दोस्तों रक्त समूह की खोज, तो रक्त समूह की खोज जो है यह लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मानव शरीर का तापक्रम से संबंध में सत्य क्या है, तो मानव शरीर का तापमान ना तो जाड़े में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, यही हमारा सही हो जाएगा। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि इसमें जो दोस्तों शहद के ऑक्सीजन का अभाव रहता है, अतः जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। नहीं दोस्तों यह जो हमारा गलत है, इनमें प्रकृति ऑक्सीडेंट होते हैं जो जीवाणु के आक्रमण को रोक देते हैं। नहीं दोस्तों यह भी गलत है, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा हमारा क्या होगा, उच्च प्रसारण समर्थ से घोल से पानी निकल जाने के कारण
जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते, यही हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ समूह फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? तो फ्लोराइड की कमी के कारण जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? तो दांतों का क्षरण होता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। बपनीय क्या है? तो बपनीय दोस्तों बंद डिब्बों की एक फल संरक्षण का तरीका है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग के 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया, इनमें से कौन शामिल थे? तो 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा सर दिनकर राव और पटियाला के महाराज को विधान परिषद में मनोनीत किया था, लेकिन पंजाब के शासक को नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, पंजाब के शासक हो जाएगा। अगला है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा जो दोस्तों वो फ्रांस की देन है। किसकी? फ्रांस की देन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो लिखित संविधान है दोस्तों वो अमेरिका का बना है। किसका? अमेरिका का बना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 28 है वह किसके प्रावधान करता तो है? कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासनाओं के उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है? तो अनुच्छेद 39 के अनुच्छेद में संबंध है क्या दोस्तों? तो मातृ सुरक्षा हेतु सहायता प्रावधान। इसकी चर्चा जो दोस्तों इसकी चर्चा जो है 42 में है। किसमें? अनुच्छेद 42 में है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावित कर दिया गया? तो यह जो कर दिया गया दोस्तों, यह कब कर दिया गया? तो यह जो दोस्तों 104वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जो लोकसभा एवं राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियो का चयन होता था उसे निष्प्रभावित कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन। और यह कब हुआ दोस्तों? तो 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 269 के तहत इससे संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति के राज्यों में बंटवारा किया जाता है? तो यह जो है संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यह जो है संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन और बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों के पृथक व्यवस्था की गई है और उनके प्रशासन के उपबंध दिए गए? तो यह जो है 6ठी अनुसूची में। किससे? 6ठी अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी जो सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में बात करें दोस्तों 7वीं में क्या है? तो 7वीं जो है यह शक्ति का पृथक्करण है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। मानवाधिकार आयोग एक किस प्रकार का संस्था या निकाय है? तो मानवाधिकार है दोस्तों एक प्रकार के सांविधिक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। राज्य के विधानमंडल के शस्त्र 17 और विघटन से जुड़ा है। तो राष्ट्रीय के विधानमंडल शस्त्र 17 और विघटन से जुड़ा हुआ है जो वह कौन है? तो वह अनुच्छेद 174 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अनुच्छेद 172 की बात कर ले दोस्तों, तो अनुच्छेद 172 क्या है? तो राज्य विधायकों के कार्यकाल के बारे में है। अनुच्छेद 173 की बात करें तो यह राज्य विधायकों की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में चर्चा है इसमें। वहीं दोस्तों बात कर लें 177 की, तो यह सदनों में संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ताओं के अधिकार की चर्चा है इसमें। अगला है, भारत में संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो भारत में समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहित किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? तो ग्रेट ब्रिटेन से हम सबको पता है, तो ग्रेट ब्रिटेन से जो है संसदीय जो है भारत की संसदीय प्रणाली जो है ये ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है दोस्तों, यह क्या लिया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताएं। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स ऑन द ब्लैंक गिवन। तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा क्या? इम्प्रैक्टिकल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
89 द सूनर डिड आई सेट अप देन इट इज बिगन टू रेन। द अपोजिट ऑफ लॉजिकल, तो इलॉजिकल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्यूरल, सो क्यूरल्स का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्यूरल का हो जाएगा हमारा क्यूरलियसियस, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम द टच्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ग्रेटफुल। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन, तो ऑप्शन के अनुसार करेक्ट चुनेंगे दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा। वह परीक्षा पास कर सका, तो इसका सही ट्रांसलेशन होगा ही कुड नॉट पास द एग्जाम। चूज द एरर इफ एनी सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसका जो इसमें जो एरर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें जो हमारा एरर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया, जिसमें कितने अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं, तो इसमें जो कितने अलग अलग प्लेट लगे हुए हैं, तो 7 लगे हुए हैं। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है, तो समर्पण दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। क्या 11 फरवरी को। हरिमाउथ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो यह जो है भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुआ है। भारत बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो स्थान है दोस्तों वो 42वां, क्या 42वां है। 2023 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज में कौन सा स्थान पड़ा, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को 88वां स्थान प्राप्त है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।